कल हमने बात करी थी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन क्या थी कि इफ़ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी जो है बेटा वो इक्वल डिस्टेंस कवर करती है, इक्वल डिस्टेंसेस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। सही है। तो और आपका रूट क्या होगा? सर्कुलर पाथ होगा, दायरवी रास्ता होगा, गोल रास्ता होगा। कल भी हमने ये बात करी थी। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रैक के ऊपर ट्रैवल कर रहा है और इक्वल डिस्टेंसेस है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, तो देन द बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देन द बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कल भी बात करी थी कि यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? एक जैसा। स्कूल में स्टूडेंट ड्रेस वेयर करके आते हैं तो सबका ड्रेस सेम होने की वजह से उसको हम यूनिफॉर्म कहते हैं। If a body cover equal distances in equal interval of time in a circular path, then the body is said to have uniform circular motion. अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में और सर्कुलर ट्रैक या सर्कुलर पाथ या दायरवी रास्ता है, गोल रास्ता है, तो देन द बॉडी सेड टू हैव यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और वैसे हमने मोशन और रेस्ट की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन के लिए अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो स्टेट ऑफ मोशन है। और रेस्ट की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी सराउंडिंग के लिहाज से पोजीशन चेंज नहीं कर रहा तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट है। सेंट्रीपिटल फोर्स हमने बात करी थी। अगर अगर कोई ऑब्जेक्ट मिसाल के तौर पर आप देखना डिफरेंट चौरंगी बनी हुई होती है, 4K चौरंगी है, सही है, नागन चौरंगी है, इसी तरीके से डिफरेंट जगहों पे। तो जब वो सर्कुलर ट्रैक कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी व्हीकल या कोई भी कार अगर इस सर्कुलर ट्रैक के ऊपर ट्रैवल कर रही है, तो मैंने आपको बताया था कि एक कंडीशन क्या होगी कि एक फोर्स उसको टूवर्ड द सेंटर अप्लाई हो रही होगी, एक उसको कोशिश करेगी कि वो सेंटर की जानिब रखे, और एक फोर्स और होगी जो कोशिश करेगी वो अवे दी सेंटर रखे, सेंटर से दूर रखे। तो जो सेंटर की जानिब होगी फोर्स, वो कौन सी फोर्स कहलाएगी? सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगी। और जो सेंटर से दूर कर रही होगी, सर्कुलर ट्रैक से दूर कर रही होगी, वो फोर्स क्या कहलाएगी बेटा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाएगी। यहाँ तक क्लियर है तमाम स्टूडेंट को? ये वो टॉपिक है जो कल हमने डिस्कस किया था, इंटरनेट के इशू की वजह से दोबारा डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ तक स्टूडेंट्स को क्लियर है? अब देखें सेंट्रीपिटल फोर्स, द फोर्स विच कीप्स द बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। वो फोर्स जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में रखे, सर्कुलर ट्रैक में रखे, वो क्या कहलाएगी? सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय FC। हमारे पास जो न्यूटन का फॉर्मूला होता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, FC इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। वैसे तो फॉर्मूला क्या होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन? F इज इक्वल टू ma। लेकिन जब बेटा हम इस सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए फॉर्मूला ड्राइव करेंगे तो एक्चुअली क्या हो जाएगा? FC इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। कल हमने बात करी थी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पार्ट में मूव कर रहा है तो जिस रफ्तार से कर रहा है वो वेलोसिटी, और उस ऑब्जेक्ट का सेंटर से लेके डिस्टेंस रेडियस कहलाएगा, और उस ऑब्जेक्ट का अपना कोई इटसेल्फ मास होगा। तो फॉर्मूला क्या जनरेट होगा? FC इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। तो देखें यहाँ फॉर्मूला ये दिया हुआ भी है। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल सर्कुलर मोशन की कंडीशन को डिस्कस करने के बाद अब हम इसकी डेरिवेशन पे जा रहे हैं। इसकी डेरिवेशन देखेंगे जरा। एक सेकंड बेटा वेट करिए। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन रिवाइज कर लें, फिर मैं इसकी डेरिवेशन आपको ड्राइव करवा रहा हूँ। ड्राइव द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। अब आप एक फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का। इसकी डायग्राम अगर मैं बनाऊं, यहाँ पर डायग्राम प्लॉट करें हम, तो सर्कुलर बात लेंगे,
ये ऑब्जेक्ट है, जिस रफ्तार से ये मूव कर रहा है उसकी रफ्तार वेलोसिटी है, यानी कि v है। और सेंटर से लेके यहाँ तक का जो फासला है बेटा वो r है। इसका अपना जो मास है वो m होगा। इसके अंदर अब लाजमी सी बात है, आपको पता है, आपने डेफिनेशन पढ़ी थी एक्सेलरेशन की, तो डेफिनेशन क्या होती है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। कि जहाँ पे वेलोसिटी का रेट लिया जाए, वेलोसिटी को टाइम के लिहाज से देखा जाए, रफ्तार को स्पीड को टाइम के लिहाज से देखा जाए बेटा, स्पीड को टाइम के लिहाज से देखा जाए, तो वो क्या बन जाती है, वेलोसिटी बन जाती है। यहाँ तक बात हमने करी थी। अब देखें यहाँ दो रिलेशन बन रहे हैं। अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास अगर वेलोसिटी एक्सेलरेशन है और उसकी बिहाफ पर वेलोसिटी है, अगर मैं वेलोसिटी बढ़ाऊंगा तो एक्सेलरेशन भी बढ़ जाएगा, वेलोसिटी को कम करूंगा तो एक्सेलरेशन भी कम हो जाएगा। तो बेटा कौन सा रिलेशन बन रहा है, इन्वर्सली रिलेशन है या डायरेक्टली रिलेशन है? चैट पर रिप्लाई कर दें तमाम स्टूडेंट, इन्वर्सली रिलेशन है या डायरेक्टली रिलेशन है? खानसा, आयशा, डायरेक्टली रिलेशन है। सही है। डायरेक्टली रिलेशन क्या होता है, एक चीज़ बढ़ाएं दूसरी ऑटोमेटिक बढ़ जाए, एक चीज़ कम करें, अरबाना का भी रिप्लाई आ गया है, ज़बरदस्त, दूसरी कम करें तो पहली भी क्या हो जाए, कम हो जाए। तो दिस इज द डायरेक्टली रिलेशन। आपको हमने बताया था इन्वर्सली का ग्राफ कर्व बनता है और डायरेक्टली का ग्राफ क्या बनता है बेटा, स्ट्रेट लाइन बनती है। अब देखिए कंडीशन क्या है, यहाँ पे अगर हम वैल्यू ड्राइव करने जा रहे हैं, अब हम इसकी जगह एक इक्वेशन टाइप करते हैं ताकि आपको आइडिया हो। वैसे तो लिखी हुई है, मैं दोबारा इसको टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ कि सेंटीमीटर एक्सेलरेशन डायरेक्टली है स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी के, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का। और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन इन्वर्सली है किसके बेटा, रेडियस के। तो ज़रा अज्यूम करें अगर हमारे पास एक ये थ्रेड है, सही है, दो थ्रेड है आपके पास, एक आपने 1 सेंटीमीटर का थ्रेड लिया है, दूसरा आपने 2 सेंटीमीटर का थ्रेड लिया है। इसका जो सर्कल बनेगा वो छोटा बनेगा, इसका जो सर्कल बनेगा वो बड़ा बनेगा। इसका मतलब आप कहेंगे सर इसका रेडियस कम होगा और इसका रेडियस ज़्यादा होगा। तो सर हम रेडियस के हिसाब से देख रहे हैं। अगर एक्सेलरेशन जो है वो इन्वर्सली है किसके, आर के, तो इसका मतलब ये हो गया जहाँ रेडियस ज़्यादा होगा वहाँ रफ्तार क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जहाँ रेडियस कम होगा वहाँ रफ्तार क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जहाँ रेडियस कम है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जहाँ रेडियस ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो दिस इज द इन्वर्सली रिलेशन। दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे बाय कंबाइनिंग अबव टू रिलेशन, बाय कंबाइनिंग अबव टू रिलेशन। जब हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड पे सेम पैरामीटर है, एक ही मरतबा कॉपी होगा। राइट हैंड साइड पे जितने डिफरेंट पैरामीटर हैं तो आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 1/r से बेटा, वी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 1/r से। तो आप देखें वी स्क्वायर 1 ज़ा वी स्क्वायर अपॉन आर, और आपको पता है प्रोपोर्शनैलिटी की साइड हटती तो कांस्टेंट आता है। यहाँ साइंटिस्ट ने अगर कांस्टेंट के रखा है और के की वैल्यू अगर 1 रखी है तो फॉर्मूला क्या ड्राइव हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर। बेटा यहाँ क्या ड्राइव हो जाएगा, फॉर्मूला वी स्क्वायर अपॉन आर। तो देखें यहाँ पे फॉर्मूला ड्राइव हो गया है, ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। क्या तमाम स्टूडेंट्स को ये बात और ये डेरिवेशन क्लियर हो गई है? तो हम आगे बढ़े, चैट पर रिप्लाई कर दें, और अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो दोबारा पूछ भी सकते हैं। बेटा अगर आवाज़ कट रही है तो यहाँ से तो मामला ओके है, किसी का सिग्नल इशू हो सकता है। बेटा वी स्क्वायर साइंटिस्ट ने रखा था, सही है। वैसे तो अगर मैं आपको सर्कल का फार्मूला बताऊं एरिया का तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन क्योंकि साइंटिस्ट ने वी स्क्वायर के हिसाब से इसको इक्वेशन को ड्राइव किया था इसलिए हम इस वी स्क्वायर ले रहे हैं, सही है। और बेसिकली जब आप बात कर रहे हैं सर्कल की, तो सर्कल 2 डायमेंशन में है, एक एक्स एक्सिस पे है यकीनन और वाई एक्सिस पर है। फर्स्ट स्टेप समझाने, फर्स्ट स्टेप में जस्ट ये था कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। देन बाय कंबाइनिंग अबव टू रिलेशन वी गेट, फिर आपने कंबाइन कर दिया इक्वेशन। इट इज क्लियर एवरीवन? ठीक है।
अब आ जाए सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये हमें लेकर आना है। अब हम अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टूडेंट जानते हैं कि एफ का फॉर्मूला क्या होता है? एफ बराबर होता है किसके? शाबाश, रिप्लाई करें चैट में। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इट इज सेड टू बी फोर्स। तो एफ इज इक्वल टू एम ए। सही है, एफ अपनी जगह पे रहेगा, एम एज इट इज कॉपी होगा। बताएं, जब ये एफ सी बनेगा सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगा तो ये भी क्या बन जाएगा? ए सी बन जाएगा। ए सी की वैल्यू अभी हमने ड्राइव करी है, कितनी है? ए सी का फॉर्मूला अभी हमने ड्राइव किया है, कितना है? ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ए सी की जगह आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर। एफ सी अपनी जगह पे रहेगा, एम एज इट इज कॉपी होगा, वी स्क्वायर एज इट इज कॉपी होगा और आर एज इट इज कॉपी हो जाएगा। तो द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज एम वी स्क्वायर अपॉन आर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डेरिवेशन करा दी, सेंट्रीपिटल फोर्स की डेरिवेशन करा दी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या ये 5 के 5 टॉपिक आपको क्लियर हो गए? स्टूडेंट तो बहुत सारे बैठे हुए बेटा क्लास में, रिप्लाई कुछ बच्चे कर रहे हैं। अलबाना का रिप्लाई आ गया है, राहिमा का आया है, सो रहे हैं क्या बाकी? शाइस्ता का आ गया है और कुछ लग रहा है अभी उठे हैं सोकर, वो अब आ रहे हैं क्लास के अंदर, 2 मिनट रह गए। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाए, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बेटा ये न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नाम से ही जाहिर है, यूनिवर्स किसको कहते हैं? कायनात। यूनिवर्स क्या है? बेसिकली कायनात। तो इसमें भी न्यूटन ने ही काम किया था। तो देखें न्यूटन का कहना क्या था कि कायनात के अंदर जो भी एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट है, तो लेट सपोज अगर 2 ऑब्जेक्ट को हम कंसिडर करें, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, जिसका मास m1 होगा और जिसका मास m2 होगा। तो न्यूटन का ये कहना है कि ऑब्जेक्ट ए जो है वो फोर्स अप्लाई कर रहा है ऑब्जेक्ट बी पर, और ऑब्जेक्ट बी जो है वो फोर्स अप्लाई कर रहा है ऑब्जेक्ट ए पर। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दे दूं कि जिस तरीके से अर्थ अपना मास रखता है और सन अपना मास रखता है, इसकी वैल्यू हम ड्राइव भी करेंगे, और अर्थ के मास की हमने वैल्यू ड्राइव भी कर ली थी। बताएं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मास ऑफ अर्थ? कितनी थी? 6 इंटू 10⁻24 kg। याद है किसी को, ये भूल गए पिछला पढ़कर? कितनी थी बेटा? 6 इंटू 10⁻24 kg। दिस इज द मास ऑफ अर्थ। और रेडियस ऑफ अर्थ कितना था? 6.4 10⁻6 मीटर। चैट पर रिप्लाई करें। सही है। तो ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट ए पर फोर्स अप्लाई कर रहा है। अच्छा, वी हैव ओनली 10 मिनट्स, और इस 10 मिनट्स के अंदर जो है वो हमारी मीटिंग वाइंड अप हो जाएगी। तो मैं भी मुसलसल पढ़ा रहा हूँ, आप लोग अपना नाम और कैंपस मुझे अटेंडेंस में सेंड कर दिएगा। दो मिनट रुके, मैं अटेंडेंस मार्क कर रहा हूँ। जी, तो सर ने क्या पूछा था आपसे कि मास ऑफ अर्थ की वैल्यू कितनी होती है? 6 इंटू 10⁻24 kg। रेडियस ऑफ अर्थ कितना था? 6.4 10⁻6 मीटर। तो बेटा न्यूटन के मुताबिक आपको पता है ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको आप एप्रोक्स कितना ले रहे होते हैं? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने आपको वेट की डेफिनेशन पढ़ाई थी कि वेट इज द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट अ बॉडी टुवर्ड इट्स सेंटर। तो एक्चुअली मास एंड वेट बोथ आर डिफरेंट। मास क्वांटिटी ऑफ मेटल होता है, वेट क्या होता है कि वेट वो फोर्स होती है जो ज़मीन यानी अर्थ किसी भी जिस्म को, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की जानिब लाने की कोशिश करती है, तो उसका वेट जनरेट होता है। सही है। तो लॉ ऑफ यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है बेटा कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। हर ऑब्जेक्ट जो कि कायनात में एग्जिस्ट करता है, मौजूद है, वो दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है बेटा? किसी फोर्स, किसी न किसी फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। अभी एक बड़ा मसला है कि अब देखें, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो यानी खानसा जो है अगर अरबाना को अट्रैक्ट कर रही हैं और ये दोनों आमने सामने खड़े हैं, अगर ये आमने सामने नहीं होते और इनकी फोर्सेस अपोजिट नहीं होती, तो बेटा सरवाइव करना मुश्किल हो जाता। कोई ना कोई किसी से जाके जो है वो क्या होता? अट्रैक्ट हुआ हुआ होता, परेशानी हो जाती। बात समझ रहे हैं? तो क्यों अट्रैक्ट नहीं हो पाते? क्योंकि खानसा और अरबाना को जो फोर्सेस अट्रैक्ट कर रही हैं
वो हैं तो मैग्नीट्यूड में इक्वल, लेकिन बट अपोजिट इन, चैट पर रिप्लाई कर दें जल्दी से, बट अपोजिट इन क्या आना चाहिए, बट अपोजिट इन, खान से रिप्लाई करें, खान से बताएं क्या आएगा, डायरेक्शन। जबरदस्त, अल्बाना और राहिमा ने सही जवाब दे दिया कि सर मैग्नीट्यूड सेम है। लेट सपोज अगर मैग्नीट्यूड जो है, लेट सपोज अगर मैग्नीट्यूड खानसा की 10 न्यूटन है तो अल्बाना की भी तो 10 न्यूटन है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन इज अपोजिट, तो 10 माइनस 10 कैंसिल आउट, इफेक्ट ईच अदर ऑफ बोथ फोर्सेस, तो कंडीशन क्या आएगा, 0 न्यूटन। तो इसलिए खानसा भी अपनी जगह पे मौजूद है और अल्बाना भी अपनी जगह पे मौजूद है। तो अब देखें कंडीशन क्या बन रही है, कंडीशन ये बन रही है कि अगर मैं इसकी डेरिवेशन को ड्राइव करने जाऊं तो आप देखें सबसे पहले तो आप स्टेटमेंट बनाएंगे कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, क्योंकि खानसा का अलग मास है और अल्बाना का अलग मास है, तो द प्रोडक्ट ऑफ देयर force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Let's suppose the object A and object B. Mass of object A is m1, mass of object B is m2, and the distance between of both object, let's suppose, is r. तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 और f इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर के। समझाते थे कैसे, दो ऑब्जेक्ट हैं, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी फोर्स कम हो जाएगी, जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी फोर्स बढ़ जाएगी। मिसाल के तौर पर दो मैग्नेट है, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, दूसरा मैग्नेट क्या है, उसका भी नॉर्थ पोल मौजूद है और साउथ पोल मौजूद है, सही है। अब आपको पता है ना डिफरेंट, आपको पता है ना डिफरेंट साइन और डिफरेंट पोल आर अट्रैक्ट ईच अदर, और जबकि सेम साइन और सेम पोल आर रिपेल ईच अदर, सही है बेटा। तो अगर मैं इस नॉर्थ और साउथ के डिस्टेंस को क्या कर दूं, बहुत ज़्यादा दूर कर दूं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, डिस्टेंस बढ़ाने पे फोर्स कम हो जाएगी, डिस्टेंस कम करने पे फोर्स बढ़ जाएगी। अब दोनों इक्वेशन को मैं कंबाइन करने जा रहा हूँ, एफ एक मरतबा लिखेंगे और m1 m2 क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा 1/r², प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटेगी, इज इक्वल टू कांस्टेंट m1 m2 अपॉन r²। तो कांस्टेंट की जगह क्या आएगा, f इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r²। तो यहाँ कैपिटल जी क्या है, बेसिकली जिसने स्मॉल जी ग्रेविटी का कांस्टेंट है, इसी तरीके से कैपिटल जी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट, 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। स्टूडेंट आज का लेक्चर इतना ही रख रहा हूँ 9 क्लास का, मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट वेट कर रहे हैं क्लास में, तो मैं फिर इसको मजीद, आज का लेक्चर क्लियर हो गया, आज तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, भले कम टाइम हमने दिया है इस क्लास के लेक्चर को, इंशाल्लाह कल इसको फर्दर अपने टाइम पे ही प्रॉपर इसको डिस्कस कर लेंगे। तमाम स्टूडेंट्स का अगर बेटा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं तो मैं क्लास को वाइंड अप कर रहा हूँ, चैट पर रिप्लाई कर दें जल्दी से। अरीबा, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। अल्बाना का रिप्लाई आ जाए, आयशा का आ जाए, खानसा आ जाए, बेटा जल्दी से रिप्लाई कर दें। अल्लाह हाफिज़। ये पेज आना पेपर